हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत कुमार। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम और आप स्टडी करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वह है परमाणु एवं परमाणु की संरचना। परमाणु एवं परमाणु की संरचना में पिछले 2 क्लास में हमने ये सीखा है कि कोई भी पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु होता है और परमाणु से भी सूक्ष्म कण होते हैं जिससे वो मिलकर बने होते हैं, और इन सूक्ष्म कण को बोला जाता है परमाणविक कण, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी तक के रिसर्च के अनुसार अपने को ये पता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सभी जानकारी पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, पहले लोग धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनसे कुछ ऑब्जर्वेशन मिला और उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर आगे की रिसर्च आई और लगातार कंटिन्यूअसली रिसर्च होते रहा। और आज हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसे सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिनसे मिलकर परमाणु की संरचना होती है। इससे पहले हम लोगों ने ये भी पता किया है कि सबसे पहले डाल्टन आए। डाल्टन ने ये कहा कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ, डाल्टन ने ये कहा कि कोई भी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। उस सूक्ष्म कण को और भी ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, और भी ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इस अविभाजित और अति सूक्ष्म कण का उन्होंने नाम दिया परमाणु। उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि परमाणु भी कुछ और कणों से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए कहने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमसन। थॉमसन ने ये कहा कि यस, परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि न्यूट्रॉन उनकी कॉन्सेप्ट में क्या परिस्थिति होगी न्यूट्रॉन की, इसलिए उनको भी फेल बताया गया। आगे आए रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स गाइगर एंड मार्टन आए। गाइगर एंड मार्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, अपने प्रयोग के आधार पर, और उनका प्रयोग था अल्फा किरणों का प्रकीर्णन। तो इस प्रयोग में ये देखा गया कि यस, परमाणु जो होते हैं वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसी के दौरान हमने ये देखा था, इसी प्रयोग में हमने ये देखा था कि अधिकांश जो अल्फा किरणें थी वो सीधे सीधे निकल गई। कुछ अल्फा किरणें हैं जो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में विक्षेपित होती हैं, और 20,000 अल्फा किरणों में से मात्र एक ऐसी अल्फा किरणें हैं जो 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित होती हैं। मतलब जैसे आया वैसे ही वापस बैक भी हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने बहुत सारे रिसर्च किए, और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को, एक मॉडल दिया जिसे बोला जाता है रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, इनके तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आया था, इसमें एक टर्म आया था जिसे हमने बोला था डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि जब कोई अल्फा किरणें गतिज ऊर्जा के साथ नाभिक के सीधे आती है, और नाभिक से टकराने से पहले ही, क्योंकि ये अल्फा किरणें भी धनावेश है और यहाँ भी धनावेश है, और 2 धनावेशों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, इसलिए प्रतिकर्षण होने के कारण ये अल्फा किरणें इंफिनिटी से, ये अल्फा किरणें हैं और इन्फिनिटी से आती है, और आते गति ऊर्जा के साथ आते यहाँ पर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो धनात्मक आवेश है इसको प्रतिकर्षित करती है और आते यहाँ तक रुक जाती है। तो नाभिक से जितनी दूरी पर ये अल्फा किरणें रुक जाती हैं, उसी दूरी को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हिंदी में बोलते हैं नाभिक के निकटतम दूरी, नाभिक तक पहुंचने की निकटतम दूरी। तो इसे बोला गया, ये क्या है, नाभिक तक पहुंचने की निकटतम दूरी। अभी तक हमने यहाँ देखा था नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, जिसे मैंने क्या कहा था, R0 से इंडिकेट किया था। तो यही वो R0। ओके, चलिए, पिछली क्लास तक हमने यहाँ तक देख लिया। अब आज हमें ये देखना है कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि R0 का वैल्यू क्या आने वाला है। अलग अलग एलिमेंट के लिए R0 का वैल्यू अलग अलग आएगा, यानी कि नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी अलग अलग आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अलग अलग आएगा। ओके, चलिए तो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं कि होता क्या। मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ से अल्फा किरणें यहाँ तक आएगी तो कुछ ऊर्जा रहेगा उसके पास, तभी तो आएगी।
तो इसके पास कुछ ऊर्जा है, उस ऊर्जा के साथ ये यहाँ तक आया, यहाँ पर चलना शुरू किया और इसके पास गति है, और यहाँ आते आते यह रुक गया, यहाँ आते आते वह क्या हो गया, रुक गया। इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर ये ऊर्जा के साथ आया, यहाँ आते आते क्या उस ऊर्जा का हरासमेंट हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऊर्जा का हरासमेंट नहीं होगा। हम जानते हैं ऊर्जा के संरक्षण के नियम से हमें पता है कि जितना ऊर्जा यहाँ पर होगा उतना ही ऊर्जा यहाँ पर भी होगा, मतलब ऊर्जा का कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन ऊर्जा का न तो नष्ट करना पॉसिबल है और न ही डिस्ट्रॉय उसके उत्पन्न करना, यानी कि उसको प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। तो हम क्या करें, देखते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार हम देखते हैं ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार देखिए, प्रारंभिक ऊर्जा बराबर होगा अंतिम ऊर्जा के, प्रारंभिक ऊर्जा बराबर होगा अंतिम ऊर्जा। अब प्रारंभिक ऊर्जा यहाँ पर कौन सा, अल्फा किरणों का, यहाँ प्रारंभिक ऊर्जा जो कि गतिज ऊर्जा के रूप में होगा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। सेम चीज अंतिम ऊर्जा में भी क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रहे, ये गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, ये ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है और ये प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है, ये अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये अंतिम स्थितिज ऊर्जा है। इसे मैं इस तरह से इंडिकेट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, इनिशियल, इसलिए मैं इनिशियल लिख रहा हूँ, प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है इनिशियल है मतलब प्रारंभिक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब अंतिम काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अंतिम है तो फाइनल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे। जब अल्फा किरणें अनंत से चलना शुरू करेगी तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब उसके पास गतिज ऊर्जा होगा। उस गतिज ऊर्जा को मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अनंत पर गतिज ऊर्जा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। स्थितिज ऊर्जा वो होता है जब किसी आवेश को अनंत से खींच कर लाने में मुझे जितना भी वर्क करना पड़ेगा, जो भी काम करना पड़ेगा, उस वर्क डन को ही हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर कोई अल्फा किरणें है, अल्फा किरणों को मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं लाया हूँ, अब कोई अल्फा किरण यहीं पर है, इसका मतलब बहुत दूरी पर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में मैंने इसको कोई काम नहीं किया है। अब जब काम ही नहीं किया है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, जीरो होगा। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर इनका बन गया जीरो। ठीक है, अब देखिए फाइनल जब यहाँ से चल के यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आने के बाद इस आवेश के कारण प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पर रुक जाएगा। अगर यहाँ पर रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। और चूंकि यहाँ से चलकर यहाँ तक आया है अल्फा किरणें, इसलिए उसको वहां से वहां तक आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा और वह वर्क वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। इसलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगा, डेफिनेटली स्थितिज ऊर्जा होगा, बट ये क्या होगा, फाइनल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, स्थिर विद्युतिकी में पढ़ा होगा। पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा होता है K इंटू पहले आप पहला आवेश और ये दूसरा आवेश और दोनों के बीच का दूरी, दोनों के बीच का दूरी। अब देखिए यहाँ पर दूरी तक आते आते यहाँ तक आ गए, यहाँ तक रुके, अल्फा किरणें वहां से चला और यहाँ पर आकर रुक गए, यानी यहाँ से यहाँ तक का बीच की दूरी क्या है, आर नॉट। तो हम कहेंगे ये दूरी क्या है, आर नॉट है। ओके, ये दूरी क्या है, आर नॉट है। तो यहाँ देखिए, तो ये दूरी क्या है, आर नॉट है। तो जरा यहाँ समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट है, और ये Q1 क्या है, अल्फा किरणों की
आवेश, ये Q1 क्या है, अल्फा किरणों का आवेश, तो अल्फा किरणों का आवेश दे दिया। Q2 कौन सा है, तो इस नाभिक का आवेश, तो नाभिक का आवेश दे दिया, यानी कि ये न्यूक्लियर का आवेश है। किसका आवेश है, न्यूक्लियर का आवेश, और दोनों के बीच का दूरी 8 है। अब मुझे बताइए ये K है, अगर ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण है, तो आपको मैं बताया अल्फा कण में क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, और हीलियम का नाभिक क्या होता है, जिसके हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया जाता है तो इस प्रोटॉन में सिर्फ धनात्मक आवेश बच जाएगा। तो 2 प्रोटॉनों का धनात्मक आवेश है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2e, क्या लिखूंगा, 2e, यानी कि अल्फा किरणों पर कितना आवेश होगा, तो 2e के बराबर आवेश होगा। और ये क्या है, नाभिक, मान लीजिए जेड एलिमेंट है, जेड तत्व है, जेड तत्व में कोई तत्व है, उसका परमाणु संख्या जेड है, ये कोई तत्व है उसका परमाणु संख्या जेड है। अगर परमाणु संख्या जेड है, उसके पास कितने आवेश होंगे उसके प्रोटॉन के पास, तो जेड ई के बराबर, तो कहेंगे जेड ई। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सोडियम, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ये सोडियम है, ठीक है, अब सोडियम है तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 होता है। अब बताइए मुझे, अगर 11 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 11 इंटू इसको क्या बोलते हैं, ई के रूप में बोलते हैं। अगर ये परमाणु संख्या जेड है के रूप में, तो क्या लिखेंगे, जेड ई ही लिखेंगे, तो हमने लिखा जेड ई बाय आर नॉट। तो यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के का वैल्यू क्या होता है, 1/, चलिए बाद में लिखेंगे इसको, के 2ZE² बाय आर नॉट। यहीं से आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि आर नॉट इक्वल टू क्या हम बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, के 2ZE² बाय काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक, तो आर नॉट इक्वल टू होगा के का वैल्यू 1/4πε0 होता है, 2ZE² बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, ये हमारे पास क्या मिला, एक इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन ये बता रहा है कि ये आर नॉट की दूरी इतना होने वाली है, जिसमें जेड क्या है, परमाणु संख्या, जिस एलिमेंट का ये परमाणु है उसका परमाणु संख्या, और ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है या फिर एक प्रोटॉन पर जो आवेश है वो ई, और ये उसका परिमाण। के क्या होता है, के नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितना काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ से चला था अल्फा किरण, उसके लिए ये इक्वेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आया। अब ये अल्फा आर नॉट का मतलब क्या है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, अगर मान लीजिए ये दूरी आर नॉट है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि इस परमाणु में जो नाभिक है, इस नाभिक का साइज, आकार इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। अगर इससे बड़ा नहीं होगा तो इससे छोटा ही होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो एक अनुमान बताया गया, तो अनुमान से ये बताया गया कि किसी भी तत्व, कोई भी तत्व है, उसका जो परमाणु कोई भी तत्व का जो परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक का आकार इससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी आर नॉट से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इस आर नॉट को फाइंड आउट करने के बाद इस परमाणु के साथ एक गेम खेलना शुरू कर दिया। गेम खेलने का मतलब ये है कि इस गेम से ये पता चल जाएगा कि किसी परमाणु का नाभिक का आकार क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, यानी किस रेंज का है, इस बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो अपने पास जो इक्वेशन आया है, यानी कि नाभिक के निकटतम पहुंचने की जो दूरी आया है, कितना है, आर नॉट, और इसके लिए आया 1/4πε0 2ZE² बाय काइनेटिक एनर्जी। ये अपने पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में देखिए काइनेटिक एनर्जी मतलब अल्फा किरणों का काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक अल्फा किरणों का जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल वाला है, और ये जेड क्या है, जिस परमाणु संख्या को मैं ले रहा हूँ वो, ठीक है। बाकी सब इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है।
तो उन्होंने तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि क्या मैं किसी तत्व का अगर काइनेटिक एनर्जी पता कर लूं, किसी तत्व का काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे पता चल जाए, यानी कि उसका गति ऊर्जा मुझे पता चल जाए, तो हम उसका आकार निकाल सकते हैं, यानी उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये आर नॉट क्या है? आर नॉट का मतलब क्या है? इसकी त्रिज्या निकाला जा सकता है। तो देखिए आर नॉट, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने ये देखा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने चुना गोल्ड, यानी कि सोना का। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या कितना होता है? 79। और इसका जो प्रारंभिक नेचुरल गतिज ऊर्जा 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सोने के लिए आर नॉट, तो सोने के लिए आर नॉट क्या होगा? चलिए पुट करते हैं 1/4πε0 टू जेड। क्या जेड का मतलब क्या? परमाणु संख्या जेड 79, ठीक है। 2z ई का वैल्यू क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी। प्रारंभिक नेचुरल गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इस पूरे को कैलकुलेशन किया गया, तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद आता है वैल्यू 30 × 10⁻⁻15 मीटर, 30 × 10⁻⁻15 मीटर। इससे ये पता चल रहा है कि कोई भी तत्व हो उसका नाभिक इसी ऑर्डर में होगा, यानी 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में ही होता है। इसी चीज को आगे हम ये भी बोल सकते हैं, जब आर नॉट इक्वल टू, इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? आर नॉट इक्वल टू 30 फर्मी मीटर, 30 फर्मी मीटर। 10⁻⁻15 को एक फर्मी बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? आर नॉट इक्वल टू 30 फर्मी मीटर। एक्चुअली में यानी कि रियली में जब इसको और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया, और भी ज्यादा इस पर रिसर्च किया गया, तो ये पता चला कि इसका जो वैल्यू होगा, और जो एक्चुअल में नाभिक का साइज होगा, त्रिज्या होगा, वो कितना होगा? 6 × 10⁻15 मीटर, 6 × 10⁻15 मीटर ये आता है त्रिज्या। किसका? सोने के नाभिक के लिए या किसी भी नाभिक के लिए इसी रेंज में हमेशा होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि नाभिक की जो त्रिज्या होता है 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। और इसी को और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पता लगाया गया, तो पता चला कि जो नाभिक में जो परमाणु होता है, परमाणु का साइज लगभग परमाणु का जो साइज होता है, परमाणु की त्रिज्या कितना होगा? लगभग 10⁻⁻10 मीटर। एंड नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻3 मीटर के रेंज में आता है। इसे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नाभिक का साइज यानी आकार यानी त्रिज्या क्या होता है, और परमाणु में इसका त्रिज्या क्या होता है। चलिए ओके, यहाँ तक पता चल गया। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कुछ और देखते हैं। रदरफोर्ड ने इन्हीं सारी ऑब्जर्वेशन से ये पता किया था, रदरफोर्ड ने इन्हीं सारी ऑब्जर्वेशन से ये भी पता कर लिया था कि किस विक्षेपित कोण पर कितने अल्फा किरण प्रकीर्णित होंगी,
किस विक्षेपित कोण पर कितने अल्फा किरणें प्रतिबिंबित होगी, इसके लिए भी उन्होंने एक ग्राफ बनाया रदरफोर्ड ने, जिसे हम रदरफोर्ड का ग्राफ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रदरफोर्ड का ग्राफ। रदरफोर्ड के ग्राफ में से क्या समझ में आएगा? जैसे यहाँ देखिए, समझिए, ये अल्फा किरणें, सभी अल्फा किरणें, सभी का विक्षेपित कोण क्या? मान लीजिए ये अल्फा किरणें, तो इनका देखिए, ये सीधे ये था, तो ये कितना कोण है? मान लीजिए ये थीटा कोण है, ठीक है। ये भी विक्षेपित हुआ, ये इस कोण पर विक्षेपित हुआ, और ये भी विक्षेपित हुआ, और ये इस कोण पर विक्षेपित हुआ। देखिए, अगर मैं इनको थीटा1 कहूँ, इनको थीटा2 कहूँ, इनको थीटा3 कहूँ, तो ये क्या होगा? विक्षेपित कोण। इसे क्या हम बोलेंगे? विक्षेपित कोण बोलेंगे, ठीक है। अब विक्षेपित थीटा1 विक्षेपित कोण पर कितने अल्फा किरणें हैं जो प्रकीर्णित हुई हैं, उनकी कितनी संख्या है, इस संख्या को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशंस भी दिया है। उन्होंने क्या दिया है? एक इक्वेशंस दिया है, और ये इक्वेशंस है n इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय थीटा के जेड स्क्वायर बाय साइन पर पावर 4 थीटा बाय जेड, जहां n क्या है? प्रकीर्णित अल्फा किरणों की संख्या, z क्या है? जिस एलिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु संख्या है। थीटा क्या? विक्षेपित कोण है। मान लीजिए थीटा1 30 डिग्री का है। थीटा1 कितने डिग्री का? 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री के विक्षेपित कोण पर कितने ऐसे अल्फा किरणें हैं जो कि विकिरणित हुए हैं, जो कि विक्षेपित हुए हैं, उनकी कितनी संख्या? वो संख्या n बता रहा है, ठीक है। थीटा क्या है? विक्षेपित कोण है। जेड क्या है? परमाणु संख्या है। के क्या है? कांस्टेंट, यानी एक नियतांक है। और साइन के इस रेशियो में आया है, ठीक है, ओके। तो इसी आधार पर एक ग्राफ बनाया गया रदरफोर्ड के द्वारा, इसलिए उसे बोला गया रदरफोर्ड का ग्राफ। रदरफोर्ड का ग्राफ। इस ग्राफ में एल का मतलब है थीटा विक्षेपित कोण पर, थीटा विक्षेपित कोण पर प्रकीर्णित या विक्षेपित अल्फा किरणों की संख्या n है। और थीटा क्या है? विक्षेपित कोण है थीटा। तो देखिए क्या एक्सपेरिमेंट निकाला था, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर n मतलब थीटा विक्षेपित कोणों अल्फा किरणों की संख्या, यानी अल्फा किरणों की संख्या, और इधर एक्स एक्सिस पर दिया गया थीटा, यानी कि क्या है? ये विक्षेपित कोण। इस एक्सपेरिमेंट को देख करके मुझे ये बताइए कि क्या अधिकांश अल्फा किरणें बिना विक्षेपित किए हुए सीधे सीधे निकल गया? यस, अधिकांश अल्फा किरणें बिना विक्षेपित किए हुए सीधे सीधे निकल गए। मतलब है कि जब थीटा 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर भी 0 डिग्री है, मतलब ये विक्षेपित नहीं हुए। जब विक्षेपित नहीं हुए तो ऐसे किरणों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये मान लीजिए 90 डिग्री, और ये मान लीजिए 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो जब 0 डिग्री है, जब किरणों की संख्या क्या, जब कोण क्या है? 0, यानी विक्षेपित कोण क्या है? 0, यानी जब विक्षेपित नहीं है, तो ऐसे में अल्फा किरणों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है, तो वाई एक्सिस पर सबसे ऊंची वही होगा। तो मान लीजिए ये क्या है? यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अल्फा किरणें हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे कम अल्फा किरणें कौन सा होगा? कब होगा? जब ये थीटा इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। तो सबसे कम यहीं पर होगा ना, कहीं ना कहीं। सबसे कम, ये सबसे ज्यादा ये है, तो सबसे कम ये होगा। ऊपर ये जो y एक्सिस है, ये क्या बता रहा है? अल्फा किरणों की संख्या को बता रहा है। यानी अल्फा किरणों की संख्या तब ज्यादा होगी जब थीटा इक्वल टू 0 हो, और अल्फा किरणों की संख्या तब बहुत ही कम होगा जब
कोण क्या हो 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री पर 20,000 अल्फा किरणों में से मात्र एक ऐसे अल्फा किरणें हैं जो कि वापस बैक आती है, और बहुत ज्यादा अल्फा किरणें 0 डिग्री पर क्या विक्षेपित नहीं होती और सीधे के सीधे निकल जाती है। तो इन दोनों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पता लगा कि इनका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब ये है कि अगर आपका थीटा 0 डिग्री है, अगर आपका थीटा 0 डिग्री है, तब विक्षेपण तब क्या है, अल्फा किरणों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो 20,000 अल्फा किरणों में से मात्र एक ऐसा किरण है जो कि वापस आता है। इसका मतलब है कि अगर थीटा 0 से बड़ा हो और 180 से छोटा है, अगर थीटा 0 से बड़ा हो जाए और 180 डिग्री से छोटा हो जाए, तब यहाँ प्रकिरणित अल्फा किरणों की संख्या घटते जाएगी। यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा, अल्फा किरणें जो प्रकिरणित हो रही है उनकी संख्या घटते जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। वापस चलते हैं फ्लैशबैक में और एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम लोग का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है, परमाणु एवं परमाणु की संरचना। परमाणु के संबंध में सबसे पहले डाल्टन आए। डाल्टन ने ये कहा कि सबसे सूक्ष्मतम और सबसे अविभाजित कण परमाणु होता है, क्योंकि परमाणु को और भी ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। उनकी बात बुरी तरह से फेल हो गई। जब फेल हो गई उनकी बात, तो आए थॉमसन सर। थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ये कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते जरूर हैं, यानी कि जो हमारा परमाणु है वह एक धनात्मक गोला है, इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन जगह जगह धंसे हुए हैं। लेकिन उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं कहा ना। जब उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो उनसे पूछा गया कि बताइए भैया, न्यूट्रॉन आपके कॉन्सेप्ट में कहाँ पर रहेगा, उसकी क्या परिस्थिति है, जबकि वो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। लेकिन इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, इसलिए उनके मेथड को भी फेल बताया गया। उसके बाद आए रदरफोर्ड। उसके बाद कौन आए, रदरफोर्ड ने क्या बताया। अब रदरफोर्ड से पहले रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट थे जो कि उन्हीं के अंडर सुपरविजन में काम कर रहे थे, और उन्होंने एक प्रयोग किया जिसको गैगर एंड मार्शल प्रयोग कहा गया, क्योंकि गैगर और मार्शल ही वो दो स्टूडेंट थे जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उनके एक्सपेरिमेंट के आधार पर गैगर ने कुछ मॉडल दिए, उस मॉडल में उन्होंने कुछ देखा। अब उस मॉडल को बताने से पहले उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया। उसने ऑब्जर्वेशन किया नाभिक के साइज का, उसने ऑब्जर्वेशन किया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, उसने ऑब्जर्वेशन किया इम्पैक्ट पैरामीटर का, उसने ये भी ऑब्जर्वेशन किया कि किस विक्षेपित कोण पर कितने अल्फा किरणें प्रकीर्णित होंगी। उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया जहां n = kz² sin पर पावर 4 थीटा बाय z है, जहां k क्या है, कांस्टेंट है, z क्या है, परमाणु संख्या है, थीटा क्या है, विक्षेपित कोण है, और n क्या है, किस थीटा कोण पर विक्षेपित या प्रकीर्णित अल्फा किरणों की संख्या है n। ठीक है, ये चीज पता लग गया। अब देखिए, इसी के आधार पर, इसी सारी कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रदरफोर्ड ने अब एक मॉडल देना शुरू कर दिया। यानी अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को एक जगह इकट्ठा किया, कलेक्ट किया और अपनी बातों को कहा, जिसे हम रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के संबंध में दिए गए सभी बातों को एक मॉडल के तौर पर रदरफोर्ड ने पेश किया, और उसे ही बोला जाता है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक, अब रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया, तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है।
क्यों खाली है? क्योंकि अधिकांश अल्फा किरणें इस परमाणु को भेदते हुए सीधे सीधे निकल गया, कोई विक्षेपण नहीं हुआ। इसलिए ये समझा गया कि जब अधिकांश अल्फा किरणें सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। जब इसको और भी ज्यादा ऑब्जर्व किया गया तो पता चला, तो क्या पता चला 99.86% ऑफ अल्फा किरणें, 99.86% अल्फा किरणें बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अधिकांश भाग खाली जरूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण भाग खाली है। इसका मतलब ये है कि कुछ भाग है जो कि भरे हुए हैं, और वो किससे भरे हुए हैं? तो उन्होंने ये देखा कि कुछ किरणें विकिरणित हो रही हैं, प्रकिरणित हो रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जब अल्फा किरण धन आवेश है तो धन आवेश से ही प्रतिकर्षित होता है। इसका मतलब यहाँ बीच में कहीं कोई धन आवेश है। तो उन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर अत्यंत सूक्ष्म स्थानों पर धन आवेश है। अत्यंत सूक्ष्म स्थानों पर धन आवेश है। ऐसा कहने का रीजन ये था कि 0.14% अल्फा किरणें 0.14% अल्फा किरणें 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में प्रकीर्णित होती है। क्योंकि ये प्रकीर्णित हो रहा है, इसलिए ये अंदाजा लगाया है कि इसके अंदर एक धन आवेश है, और धन आवेश क्या है? उस परमाणु के अंदर है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म स्थानों पर होता है। क्योंकि अगर जगह जगह पर होते तो इसका मतलब जगह जगह पर क्या होता है? 180 पर प्रकीर्णित होते, ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि यह बहुत ही सूक्ष्म स्थान पर। तीसरा उन्होंने ये बताया कि परमाणु के अंदर सभी धन आवेश एक ही जगह पर स्थिर तथा संकेंद्रित एक ही जगह पर क्या है? स्थिर है तथा संकेंद्रित है, जिसे नाभिक कहा गया। जिसे क्या कहा गया? नाभिक कहा जाता है। जिसे नाभिक कहा जाता है, यानी कि ये नाभिक, परमाणु के अंदर नाभिक एक ही जगह पर है और एक ही जगह पर स्थिर है, और सभी धन आवेश इसी नाभिक के अंदर है। ऐसा कहना था रदरफोर्ड का। ठीक है, ऐसा कहना था रदरफोर्ड का। चलिए नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा? नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि किसी विक्षेपित कोण पर कितने अल्फा किरणें होंगी जो विकिरणित होंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह किस तत्व का परमाणु है, यह किस धातु की प्लेट है, इस बात पर भी निर्भर करेगा। एक बार फिर से समझते हैं। मतलब इस थीटा कोण पर कितने अल्फा किरणें प्रकीर्णित होगी, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि यह किस तत्व का परमाणु है। ठीक है, तो प्रकीर्णित अल्फा किरणों की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो धातु की प्लेट या फिर अलग अलग तत्वों पर निर्भर करता है। इसके लिए उन्होंने एक रूल, उन्होंने क्या बताया? इसके लिए एक इक्वेशन दिया जहाँ n इक्वल टू क्या बताया गया कि z² बाय साइन पर पावर 4 थीटा बाय z। क्या ये दिख रहा है? थोड़ा दिख रहा होगा। ठीक, तो n इक्वल टू kz² बाय साइन पर पावर 4 थीटा बाय z। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ n इक्वल टू क्या था? kz² बाय साइन पर पावर 4 थीटा बाय z। जहाँ
के क्या है, नियतांक है, जेड क्या है, परमाणु संख्या है, और थीटा क्या है, विक्षेपित कोण है, विक्षेपित कोण है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट उन्होंने ये कहा, फोर्थ था फिफ्थ में उन्होंने ये कहा, फिफ्थ में उन्होंने ये कहा कि ये परमाणु है, परमाणु के अंदर संकेंद्रित है धनावेश जिसे नाभिक कहा गया, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में जा सकते हैं, यानी कि किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं है, जहां मर्जी है वहां चले जाएंगे। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आज हमें पता है कि नाभिक के चारों ओर डिफरेंट कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में घूमते हैं, यानी कि दूसरे की कक्षा में नहीं घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एक पार्टिकुलर एनर्जी होता है। उस एनर्जी के साथ वो जब अपनी ही कक्षा में घूमते हैं तो उसमें कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, और यदि दूसरे कक्षा में चले जाएंगे तो वो ऊर्जा का ह्रास करेंगे। ठीक है, ऊर्जा का ह्रास करेंगे। तो उन्होंने क्या बताया, फोर्थ फिफ्थ में ये बताया कि परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं। यहाँ पर फंस गए रदरफोर्ड, यहाँ पर फंस गए, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत बात है। आज हमको क्या पता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो अपनी कक्षा में ही घूमते हैं, अपनी कक्षा से निकलकर दूसरी कक्षा में नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो ऊर्जा का क्या करेगा, बहुत ह्रास करेगा, और यदि ऊर्जा का ह्रास करेगा तो फिर वहां रह नहीं पाएंगे, वहां पर रह नहीं पाएंगे। तो इसका यही मतलब है ना, इसका ये मतलब है वो किसी भी कक्षा में कैसे जा सकता है, वृत्तीय पथ पर घूमेगा तो जरूर, लेकिन किसी भी कक्षा में घूम नहीं सकता है। घूमने के लिए उसको क्या चाहिए, उतना एनर्जी चाहिए, और फिर उसको एनर्जी देगा कौन, तो नेक्स्ट उन्होंने ये बात कहा। अच्छा, उनसे एक बात और पूछ लिया गया, बताया गया कि ठीक है रदरफोर्ड साहब ये बताइएगा कि परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में, रदरफोर्ड के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय पथ पर यानी वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए ऊर्जा कौन देता है, क्यों नहीं वो गिर जाता। उनसे ये पूछा गया कि मान लीजिए ये एक परमाणु है, उसमें ये नाभिक है, और नाभिक धनात्मक होता है, और उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो हमको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। अगर आकर्षण बल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को तो इसके पास आ जाना चाहिए था, फिर ये घूम कैसे सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए उसको एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और वह आवश्यक अभिकेंद्र बल इस परिस्थिति में इन दोनों के बीच लगने वाला कूलम्ब्स बल से मिलता है। फिर से समझिए, फिफ्थ पॉइंट पर क्या कहा उन्होंने, परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा पर किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं, ऐसा कहना था रदरफोर्ड का। अब इसके लिए उन्होंने इनसे ये पूछा गया, ठीक है आप ये कहते हैं कि वृत्तीय पथ पर घूम सकता है, तो वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए उसको ऊर्जा कौन देगा। ठीक है, ऊर्जा कौन देगा, और कैसे वो वृत्तीय पथ पर घूम सकता है, जबकि हमें पता है अगर इस तरह से घूम रहा है तो ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव मतलब नाभिक क्या होता है, धनात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश, और ये दोनों अपोजिट नेचर का आवेश है, तो दोनों के बीच आकर्षण बल होगा, और आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन को यहाँ आ जाना चाहिए, फिर वो घूमेगा कैसे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है,
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है और उसको गोल गोल घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होगा वह इन दोनों के बीच लगने वाले कूलम्ब बल के द्वारा मिलता है। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, इन दोनों के बीच जो घूमेगा किसके कारण होगा, तो अभिकेंद्र बल। अब अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल कौन देगा, तो कूलम्ब बल देगा, कूलम्ब बल देगा। और कूलम्ब बल क्या होता है, तो विद्युत बल होता है। कूलम्ब बल क्या होता है, विद्युत बल। और ये होता है क्या है, 1/k × Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, अभी इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी जिसके बारे में चर्चा चल रहा है वही करेंगे। तो ठीक है, इतनी बात उन्होंने कहा। तो लास्ट बात जो बताया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले कूलम्ब बल से प्राप्त होता है। अब देखिए, सारा का सारा कूलम्ब बल इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने में लग जाता है। अब कोई फोर्स ही नहीं बचा है जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ला सके। तो ये क्या होगा, तो इस तरह से उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि अभिकेंद्र बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है। बट उन्होंने ये तो बात कहा ना, किसी भी कक्षा में घूम सकता है, ये पूरी तरह से गलत बात है। इससे बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूमता है। ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्षा में अपने ही ऊर्जा के साथ घूमता है नाभिक के चारों ओर। चलिए, तो ये था रदरफोर्ड का परमाणविक मॉडल। मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है कि आपको ये बात समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाए। तो आज भर के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि रदरफोर्ड ने जो भी मॉडल दिया है क्या उसमें कुछ कमी भी है, अगर वो कमी है तो क्या थी वो कमी, और उस कमी को कौन पूरा किया। ठीक है, इन सभी चीजों को मैं इसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड के द्वारा दिए गए मॉडल्स की कमियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।